नमस्कार साथियों, काव्य प्रसंग में आपका हार्दिक स्वागत। मैं आपका परमेंद्र सिंह आज आपके लिए लेकर आया हूँ किसान कवि भानु प्रकाश रघुवंशी की कुछ कविताएं। अभी हाल ही में उनका कविता संग्रह मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है प्रकाशित हुआ है। इसी संग्रह से कुछ कविताएं आपके लिए प्रस्तुत हैं। भानु प्रकाश रघुवंशी की कविताएं, जैसा कि मैंने कहा कि किसान कवि की कविताएं हैं। उनकी कविताओं में जीवन के राग रंग, रिश्तों की गर्माहट और साथ ही उनकी राजनीतिक दृष्टि एक साथ हमें देखने को मिलती है। यही कारण है कि उनकी कविताएं पूरी तरह से जीवन में धसी हुई कविताएं हैं। माँ शीर्षक से की कविता है, भाग एक। माँ साड़ी के पल्लू में रेज़गारी ही बांधकर नहीं रखती थी, पल्लू के दूसरे सिरे में बांधे रहती थी दुख। पल्लू की गांठ को उसने खोला नहीं कभी हम बच्चों के सामने। जिस तरह दुखों के भार से पल्लू का दूसरा सिरा पोटली सा लटकने लगा था माँ की कमर के नीचे, एकांत में कभी पिता खोलकर देखते होंगे इसे, इसका दावा करना भी मुश्किल है। जब कोई खोल रहा था उसके पांव की चेन, बाजू बंद लटकन और कंठी माला उसे आग के हवाले करते हुए खोल दी थी भाई ने पल्लू के दूसरे सिरे की गांठ, जिसमें हम सबके हिस्से के संचित किए गए दुख बंधे थे। माँ जलकर राख हुई, शमशान से यह दुख मेरे साथ चला आया, जो अब हर वक्त रहता है मेरे साथ। रेज़गारी रखने को पैंट में तीन तीन खीसे हैं, माँ सा पल्लू नहीं है दुख को बांधने के लिए। माँ सा पल्लू नहीं है दुख को बांधने के लिए। भाग दो, माँ दो। माँ की नसीहतें, माँ के उलाहने, माँ का दुलार, माँ की फटकार, कभी शिक्षक कभी सहपाठी, बच्चों को बड़ा बनाने में अनगिनत भूमिकाएं निभाती माँ, केवल माँ नहीं समूचा दर्शन शास्त्र हो जाती हैं, समूचा दर्शन शास्त्र हो जाती हैं। माँ तीन। यह संघर्ष के पौधे पर सुख के फल आने का वक्त था, यह वक्त था आराम कुर्सी पर बैठे बीज न डुलाने का, यह नाती पोतों पर आशीष के बादल बन बरस जाने का वक्त था। माँ, जैसे तुमने प्राणवायु के अभाव में निष्फल किया था यह अदृश्य वायरस का प्रभाव, यह चिरनिद्रा में सो जाने का नहीं, मौत की चुनौती को स्वीकार करने और जीत जाने का वक्त था, और जीत जाने का वक्त था। तुम्हारे जाने के बाद न सूरज ने कम किया अपना ताप, ना तुम्हारी कहानियों में बार बार आने वाले चंदा मामा ने घटाई शीतलता। ठोस हो चुकी स्मृतियों की गेंद फैलती सिकुड़ती रही रात दिन, हवा बहती रही अपनी गति से, धरती रोई नहीं तुम्हारी अंतिम विदाई के समय, ना आकाश ने बहाए आंसू। कुछ भी कम ना हुआ इस संसार में, सिर्फ एक तुम्हारे सिवाय। घर में तुम्हारी गैर मौजूदगी के पहाड़ से पूरे 10 दिन बीत गए, तुम्हारे जाने के बाद बस एक दिया जल रहा है घर में, और उसी की लौ में मैं देखता हूँ तुम्हारा अक्स।
हर सुबह स्नान करने के बाद जल चढ़ाती रहीं। हर सुबह स्नान करने के बाद जल चढ़ाती रहीं और हर शाम दिया जलाती रहीं तुम जहां। घर परिवार की सुख समृद्धि के लिए तुलसी का वह बिरवा मुरझा गया है। तुलसी का वह बिरवा भी मुरझा गया है। सिर पर तुम्हारा हाथ और तुम्हारे पास होने का एहसास भी किसी दिन तुलसी के बिरवे की तरह मुरझा जाएगा, जैसे जन्म के छठे माह तक ही छूट जाती है शिशुओं के देह से अजवाइन की गंध, तुम्हारे होने की गंध भी उड़ जाएगी। पर तुम संसार की सभी स्त्रियों में जिंदा रहोगी। पर तुम संसार की सभी स्त्रियों में जिंदा रहोगी। प्रकृति के कण कण में समाहित होकर दुलारोगी मुझे। माँ, मैंने ईश्वर को नहीं, हमेशा तुम्हें ही देखा है विराट स्वरूप में। हमेशा तुम्हें ही देखा है विराट स्वरूप में। इस कविता संग्रह की शीर्षक कविता मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है। खुद ही खुद से बात करना, बड़बड़ाते हुए खुद ही खुद को देना अपने प्रश्नों का जवाब, खींचना खुद पर ही और फिर खुद ही खुद को सांत्वना देना। ऐसा कितनी बार हुआ है आपके साथ मैं नहीं जानता, पर मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है। दिसंबर की सबसे ठंडी रात में जब पाइपलाइन में पानी जम जाए और ठिठुरन भरे हाथों से अलाव जलाने में ख़त्म हो जाएं सारी तीलियां, तब खींच पड़ता हूँ बर्फ़ पड़ चुके पानी पर, रीत गई दिया सलाई पर, गीली जलावन की लकड़ियों पर और उस लाइनमैन पर भी जो ठीक रात 12 बजे ही करता है पावर सप्लाई ऑन। जब एक एक पौधे को सींचता हूँ, एक एक दाना बीनता हूँ खेतों से, छटका फटका अनाज बचाकर पहुँचता हूँ गल्ला मंडी। जब सेर दो सेर अनाज परखने के नाम पर ही बिखरा दिया जाता है ज़मीन पर, जब लागत से भी कम दाम पर अनाज फल सब्जियां खरीदने को आतुर दिखते हैं व्यापारी, तब खींच तो होती है ना इस व्यवस्था को चलाने वाली सरकार पर। खुद ही खुद से पूछता हूँ एक सवाल कि मांग और पूर्ति का नियम हमारी फसलों पर क्यों हो जाता है बेअसर। कारपोरेट के अदृश्य षड्यंत्र में उलझकर इतना अंधविश्वासी और आस्तिक हो चुका हूँ कि मंडी जाते हुए रीते घड़े लिए हुए कोई स्त्री गुजरती है सामने से, या काली बिल्ली रास्ता काट जाती है, या छींक दे कोई अगल बगल, तो खींच पड़ता हूँ उस पर भी, या उस भगवान पर मेरे कोसने से जिसके होने का दावा और मजबूत हो जाता है। खुद ही खुद से बात करते हुए कुरेदता हूँ अपने ज़ख्म, मरहम भी लगाता हूँ अपने ही हाथों से। सोचता हूँ मैंने क्यों अपना हक छीनना नहीं सीखा, क्यों नहीं कहा कि मेरा भी परिवार है खेती भरोसे, मेरे बाल बच्चों के तन पर भी पेट है, जिसकी तस्वीर टाइम मैगज़ीन के मुख पृष्ठ पर छपती है यदा कदा। मैंने नहीं कहा कि किसान औरतें एक साड़ी में गुजार देती हैं 2-3 वर्ष। खींच तो होती है जब कोई नायिका स्क्रीन से बाहर आकर पत्नी से पूछती है मेरी साड़ी तुम्हारी साड़ी से सफ़ेद कैसे, जबकि मैंने उससे कभी नहीं कहा कि फास्फोरस से नहीं अपनी हड्डियां घोलने से बनते हैं अन्न के दाने चमकदार। खींच तो होती है जब 14-15 किताब पढ़ा बेटा घर आ बैठता है, गोबर उठाने में शर्म आती है उसे, कहता है राजनेता बनूंगा, खूब पैसा कमाऊंगा। मैं बेटे से पूछता हूँ वही बनेगा जो बंदरों सी उछल कूद करते हैं, गालियां बकते हैं, स्वार्थ लिप्सा
और बहुमत के दम पर कानून पलटते हैं, संसद में जाकर जिनका आम जन के प्रति दीमकों सा आचरण हो जाता है, संविधान की शपथ लेकर भी मैं अपने खेतों में सपने बोता हूँ, सपने ही काटता हूँ। जो आप तय करें उस दाम पर बेचता हूँ सपने ही। पर खींच तो होती है जब हर उत्पाद का मूल्य तय करता है उत्पादक ही, तब हमारी फसल के दाम सरकार और आढ़तियों के रहमो करम पर क्यों? खुद ही खुद से बात करना, खुद ही खुद को जवाब देना, मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है। आपके साथ कितनी बार हुआ मैं नहीं जानता, पर किसानों के भविष्य को लेकर मेरा उत्तर आपको चिंता में डाल सकता है कि डायनासोर के होने तक जितनी उम्मीद डायनासोर के बचे रहने की रही होगी, मुझे इतनी ही उम्मीद है किसानी के बचे रहने की, किसानी के बचे रहने की। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है। भानु प्रकाश रघुवंशी। शुक्रिया दोस्तों, आपको ये कविताएं कैसी लगी ज़रूर हमें अपनी टिप्पणी के माध्यम से बताएं। अब अपने मित्र परमेंद्र सिंह को इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं किसी और कवि की कुछ और कविताओं के साथ। धन्यवाद।